गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल को आगे बढ़ाते हुए कि भारत भूगोल में अपन पढ़ेंगे वन संसाधन या वन संसाधन क्या होते हैं या वन संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए। तो उनके बारे में अपन बात करेंगे कि वनों का संसाधन अपन किस प्रकार कर सकते हैं, वनों को अपन किस प्रकार से बचा सकते हैं या वनों की जो वर्दी है उसमें अपन किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, जो मानव की जो भूमिका है वन संसाधनों में वो किस प्रकार से उस भूमिका के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वन संसाधन, यानी ये वन संसाधन क्या होते हैं। जो वन संसाधन है क्या होता है, जैसे अपन बात करते हैं जो भी जितने भी जो पदार्थ है जो वस्तु है वनों से अपन को प्राप्त होती है, जो संसाधन अपन को वनों से प्राप्त होते हैं वही संसाधन क्या कहलाते हैं, वो वस्तु ही अपन की क्या कहलाती है, वन संसाधन कहलाती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि वन संसाधन जैसे अपन बात करें जितनी भी जड़ी बूटियां है अपन को, जैसे इमारती लकड़ी मिलती है या जो जड़ी बूटियां है औषधियां जैसे सिंकोन दवाई वगैरह मिलती है आपको कुनैन के पौधे से। अपन कह सकते हैं लकड़ी है जो फर्नीचर बनाने के लिए या दरवाजे खिड़कियां बनाने के लिए, या इनसे जो प्राकृतिक जो वस्तुएं प्राप्त होती है जैसे फल फूल सब्जी है कंदमूल है, या अपन और बात करें तो इनमें अपन बता सकते हैं कि जो वनस्पतिक जो होती हैं जो जानवरों के लिए जो चारा वगैरह होता है, या जो मानव के लिए भोजन में उपयुक्त ली जाने वाली जो सूखे मेवे वगैरह होते हैं अखरोट वगैरह या काजू बादाम किशमिश, या अपन मान सकते हैं फल फ्रूट, ये जितनी भी जो सामग्री है जो वनों से प्राप्त होती है इन्हीं संसाधनों को अपन क्या कहते हैं, वन संसाधन कहते हैं। अब अपन बात करते हैं वन संसाधनों का संरक्षण अपन को किस प्रकार से करना है। तो अपन बात करते हैं, पहले परिभाषा बता देते हैं। वनों से प्राप्त होने वाली जो वस्तु है या अपन कह सकते हैं सामग्री, जो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, जो वनों से अपन को प्राप्त हो रही है वो क्या है, वो वन संसाधन है। वो क्या कहलाती है, वन संसाधन। जैसे भोजन, कागज जैसे किसी भी उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए लकड़ी जैसे कच्चा माल वगैरह। फिर अपन बात करते हैं रेशम, जैसे अपन शहतूत के पौधे पर जो जीव जंतु होते हैं उनसे जो रेशम प्राप्त किया जाता है। जड़ी बूटियां, इमारती लकड़ी, प्लाईवुड, पशुओं का चारा इत्यादि अपन मान सकते हैं। और कई सारी जो वस्तुएं आपको सबको पता है। जैसे अपन बात करते हैं जो वन होते हैं, जो वन मानव के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो वन जहां पर ज्यादा है वहां का जो वातावरण है वो एकदम शुद्ध रहेगा, वहां का जो प्रकृति है वो एकदम शुद्ध रहेगी, वहां की जो हवा है वो एकदम शुद्ध रहेगी। जैसे अपन बात करते हैं एक विश्व में सबसे ज्यादा वन है अमेजन नदी है दक्षिणी अमेरिका में। तो वहां जो वन है प्राकृतिक वन, उनको क्या कहते हैं, विश्व का हृदय या फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि वहां से जो ऑक्सीजन के भंडार है सबसे ज्यादा विश्व में वहां ऑक्सीजन के भंडार पाए जाते हैं। जहां ज्यादा वन होंगे वह ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी और शुद्ध हवा होगी। तो जो वन है एक तरीके से अपन कह सकते हैं मानव के लिए जो ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है, वन है। और जो अपन कार्बन डाइऑक्साइड जो अपन श्वास के रूप में बाहर निकालते हैं, तो ये जो वन है वो जो पेड़ पौधे हैं जो वनस्पति है ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। तो ये जो संतुलन बनाए हुए रखते हैं वन, तो ये मानव के लिए इन वनों का कम से कम अपन कह सकते हैं इनका कम से कम इनको नष्ट करना चाहिए, क्योंकि मानव के लिए वन है तो शुद्ध वायु मिलेगी, मानव को अच्छे प्राकृतिक संसाधन मिलेंगे, वनों से जितने भी लाभ होते हैं वो सभी लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव को मिलेंगे। जैसे अपन बात करते हैं वन पृथ्वी की CO2 की आपूर्ति, जो पृथ्वी तल पर जो CO2 गैस पाई जाती है उसकी आपूर्ति और विनिमय को संतुलित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ये ध्यान रखना। वन अपन को ऑक्सीजन देते हैं तो अपन से कौन सी गैस वापस वो अवशोषित करता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों का जो संतुलन बना रहता है वनों के द्वारा, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो वायुमंडल, जैसे वायुमंडल की जितनी भी गैस है, भूमंडल यानी स्थल मंडल तथा जल मंडल यानी जल जितने भी महासागर, झील, नदियां, सागर, नहरें वगैरह के बीच में एक लिंक के रूप में जुड़ा हुआ। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे अपन मैं यहां बता देता हूं, ये स्थल मंडल, ये आपका
जलमंडल और ये आपका वायुमंडल। ये जो तीनों हैं एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना। इन तीनों से ही आपका क्या बनता है, जैव मंडल बनता है, जिस पर अपन, जिन पे मानव और जो जीव जंतु है उनका जीवन व्यापन कर सकते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, जैव मंडल या जीव मंडल। जो स्थल मंडल है, जल मंडल है और वायुमंडल, तीनों का जो मिश्रित होता है, जिनसे तीनों का समन्वय बना रहता है, तीनों की जो आपस में जो प्रक्रिया अंतर क्रियाएं होती है, उन्हीं से अपन क्या करते हैं, जीव मंडल कहते हैं। तो ये जो तीनों के बीच में क्या होते हैं, जो वन होते हैं ना, ये इनके बीच में एक लिंक की तरह, एक माध्यम की तरह काम करता है, एक माध्यम की तरह काम करता है। और ये जो वायुमंडलीय जो गैसें होती है, इनके जो संतुलन है उनको बनाए हुए रखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है जो वन। फिर अपन बात करते हैं वनों का संरक्षण। वनों का संरक्षण क्यों करना अति आवश्यक है, या मानव के लिए वन संरक्षण या वृक्षारोपण करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि मानव को जो आने वाली जो मानव की भावी पीढ़ी है, उनको वनों से प्राप्त होने वाले लाभ नहीं मिलेंगे अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो, इसलिए उनको बचाना है। या मानव को वर्तमान में जो ऑक्सीजन है जो प्राप्त होती है वो वनों से प्राप्त होती है, इसलिए बचाना है। या वनों से कितने जो प्राकृतिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मानव को लाभ होते हैं, अगर वन नहीं होंगे तो वो लाभ नहीं होंगे। तो इस प्रकार कहते हैं कि वनों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। जितना उपयोग में हो उतना ही काटना चाहिए, ज्यादा वनों की अंधाधुंध कटाई नहीं करनी चाहिए। जैसे अपन बात करते हैं वनों का संरक्षण, वनों के पुराने व क्षतिग्रस्त पेड़ पौधों को काटकर नए वृक्ष लगाना। सबसे पहला काम क्या करना है, जो वन है उनके अंदर जो वनस्पति जो क्षेत्र है, वहां पे जो पेड़ पौधे हैं, जैसे नष्ट हो गए पेड़ पौधे, जैसे पुराने हो गए या वो सूख गए हैं पेड़ पौधे, तो उनको काट के और अपन उनकी जगह नए पौधे लगाने चाहिए। अगर अपन नहीं काटेंगे सूखे हुए वृक्षों को तो क्या होगी, सूखे हुए वृक्ष जब आंधी तूफान या चक्रवात आते हैं तो आपस में रगड़ खाकर आग लग जाती है सूखे हुए वृक्षों से। कई बार अपन सुनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगे, अमेरिका के जंगलों में आग लग ले। तो ये क्या होता है, जो आग होती है वो दो जो सूखे पेड़ होते हैं जब वो आपस में रगड़ खाते हैं तो उनसे वो क्या आग उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सूखे पेड़ पौधे या क्षतिग्रस्त जो नष्ट हो गए पेड़ पौधे उनको काट कर उनकी जगह दूसरे पेड़ पौधे लगाकर उनका संरक्षण करना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अधिक से अधिक जन जागरूकता फैलाकर वृक्षारोपण करना चाहिए। जैसे अपन कहते हैं अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना चाहिए, वनों के लाभ को बताना चाहिए, वनों का महत्व लोगों को बताना चाहिए। जो अशिक्षित लोग हैं उनको वनों का महत्व बताएंगे तभी वो वन को नहीं काटेंगे, और अगर वन काटेंगे तो उसकी जगह दूसरा वन लगाएंगे। सबसे पहली बात, अगर ये किसी के मन में यह होना चाहिए कि एक वृक्ष काटा 2 वृक्ष लगा दिए, तब जाके वो संतुलन है वो बना रहेगा। तो उनके अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, जन जागरूकता फैलानी चाहिए। फिर अपन बात करते हैं कि अनुवांशिकी के आधार पर वृक्षों को तैयार करना और वन संपदा का उत्पादन, यानी जो पेड़ पौधों की जो प्रकृति है, जो पेड़ पौधों की जो जीन है, जैसे जिस प्रकृति के पेड़ पौधे, अपन को इस प्रकार की प्रकृति के पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि जो जीव वन संपदा है वो अधिक से अधिक उत्पादन हो। यानी जो काम आने वाले, घरेलू काम आने वाले या औषधीय पौधे लगाने चाहिए जिनसे औषधि प्राप्त हो, जिनसे जो मानव को कुछ न कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हो। इस प्रकार के पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनकी जानकारी लेकर, और उन पेड़ पौधों का अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं पहाड़ व पड़ती भूमि पर वन लगाना चाहिए। यानी जो अकृषि योग्य भूमि है, जो पहाड़ी इलाका जहां अपन कृषि नहीं कर सकते, तो वहां पर जो सीढ़ी नुमा अपन कह सकते हैं कतारबद्ध पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जो बंजर भूमि है वहां पर शुष्क प्रकृति के पेड़ पौधे लगाने चाहिए जो कम पानी की है। जहां जिस प्रकृति के जो मिट्टी है, जलवायु दशा है, वहां उसी प्रकृति के अनुसार वहां की जो जानकारी लेके वहां पे शोध करके वहां से, और फिर उसी प्रकृति के वहां पर पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जैसे अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के थार के मरुस्थल में, पहले एकदम शुष्क मरुस्थल था, अब नहरीकरण के बाद में जैसे यहाँ पर खोज की गई आफरी और काजरी के द्वारा, और यहाँ पर जो मिट्टी की जो जलवायु है वो खजूर और बेर के पेड़ या अनार के पेड़ पौधों के लिए अधिक लाभदायक है। तो वहां पर खजूर के पेड़, अनार के पेड़ या अपन कह सकते हैं बेर के पेड़ सबसे ज्यादा अब लगाए जा रहे हैं राजस्थान के थार के मरुस्थल में। तो इस प्रकार वहां की जो जानकारी लेकर, वहां की जलवायु दशाओं का पता लगाकर वहां 20 प्रकार की वनस्पति उगाई जा सकती है। फिर अपन बात करते हैं सुरक्षित वनों में
पालतू जानवरों का प्रवेश नहीं, जैसे अपन कह सकते हैं जो संरक्षित वन है या अपन कह सकते हैं जो सुरक्षित या रक्षित वन है, उस प्रकार के वन क्षेत्रों में जो पालतू जानवर है उनको जाने से रोकना चाहिए, उनको वहां चारागाह के लिए नहीं ले जाना चाहिए। इस प्रकार अपन वृक्षारोपण को बचा सकते हैं, जो वृक्ष है उनको बचा सकते हैं और अधिक से अधिक अपन पालतू जानवरों को वनों में नहीं जाने देना चाहिए। वनों को आग से बचाना और सूखे वृक्षों को हटाना, यानी जो अपन कहते हैं ना कि वनों में आग लग जाती है, इसलिए वनों के जो सूखे वृक्ष होते हैं उनको काटना चाहिए, उनको हटाना चाहिए, ताकि उनकी जगह नए वृक्ष लगाना चाहिए। वरना नहीं तो क्या होता है, कभी कभी आग लग जाती है एक दूसरे वृक्षों के रगड़ खाने से आपस में। जैसे बांस वगैरह होते हैं, सूखे वृक्ष होते हैं, उनके आपस में रगड़ खाने से क्या होती है, आग लग जाती है। जैसे जले वनों के स्थान पर नए वन लगाना, जैसे कहीं आग लग गई, अब वो कई साल हो गए पड़े हैं और आग लगे हुए वृक्षों की जहां जगह है वह, या अपन कह सकते हैं जहां पर स्थानांतरणशील कृषि की गई हो, अब वहां उस भूमि को वापस उपजाऊ बना के वहां से जले हुए वृक्षों को हटाकर वहां पर नए रूप से नए सिरे से वृक्षारोपण करना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। फिर अपन बात करते हैं रोग प्रतिरोधी तथा कीटनाशी वनों को तैयार करना, यानी इस प्रकार के जो वनस्पति पौधे लगाने चाहिए जो अपने आप में रोग प्रतिरोधी हो, यानी जो दवाइयां बनाने के काम आते हैं, जड़ी बूटियां या जो कीटनाशी, जिनसे कीटों से उसका कोई भी किसी प्रकार से अपन कह सकते हैं उनको हानि नहीं हो, इस प्रकार के वृक्ष लगाने चाहिए। क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनको कीट के खाने से वो वृक्ष पूरा समाप्त हो जाता है, तो इस प्रकार ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो कीटनाशी हो। और वनों में कीटनाशी या कवकनाशकों का प्रयोग, यानी रासायन, जैसे कुछ वन ऐसे होते हैं जहां पर दलदली क्षेत्र है जहां पर, तो वहां पर जैसे अपन कहते हैं जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो वृक्षों की जड़ों को खोदकर वृक्षों को नष्ट कर देते हैं, तो वहां पे कभी कभी इस प्रकार से वहां कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग करके उन छोटे छोटे जीव जंतुओं से वृक्षों को बचाया जा सकता है। क्या कि जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहां छोटे छोटे जीव जंतु ज्यादा होते हैं और वो क्या करते हैं, वनों को नष्ट करते हैं, तो इस प्रकार कीटनाशी दवाइयों के प्रयोग से अपन वनों के वृक्षारोपण को बचाया जा सकता है। अगले कारण, आम जनता को जागरूक करना और वन्य जीवों को संरक्षण देना, यानी जो आम पब्लिक है उसको एक तो वन वृक्षारोपण के बारे में जागरूक करना, और अपन कह सकते हैं जैसे जो वन्य जीव वगैरह होते हैं, वन, अगर वन्य जीव अपन वनों को नष्ट कर देंगे तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे, उनका जो प्राकृतिक आवास है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए अपन को उनके प्राकृतिक आवास को बचाए रखने के लिए वनों का संरक्षण करना अति महत्वपूर्ण है। और कुछ ऐसे क्षेत्र होने चाहिए जो प्राकृतिक आवास के लिए छोड़े जाने चाहिए वन्य जीव जंतुओं के लिए, ताकि वो वहां आराम से अपना जीवन यापन कर सके और वहां उन पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। फिर बात करते हैं सामाजिक वानिकी को के लिए प्रोत्साहित करना, यानी जो सामाजिक वानिकी का मतलब होता है जो समाज के जितने भी लोग होते हैं या समाज में रहने वाले उन सभी व्यक्तियों को सामाजिक वानिकी, यानी जो समाज में जहाँ कहीं भी जगह होती है वहां पर बाग बगीचे लगाना, पेड़ पौधे या वृक्षारोपण करना, समाज में अधिक से अधिक जागरूकता, अपने खेत के चारों ओर जो मेड़बंदी करके चारों ओर कतारबद्ध पौधे लगाना, तो ये कृषि के साथ साथ भी हो सकता है, तो ये अपन जागरूकता के थ्रू हो सकता है। फिर अपन बात करें शहरी क्षेत्रों में सड़क किनारे, चौराहे किनारे, व्यक्तिगत भूमि पर, और जो शहरी क्षेत्र है वहां पर सड़क के दोनों किनारों पर या जब चौराहे वगैरह होते हैं वहां बीच में वृक्ष लगाकर, या जो अन्य जो अनुपजाऊ जमीन है या वेस्ट पड़ी लैंड है या जो अनुपजाऊ बंजर प्रकार की जमीन है जो शहर के चारों ओर फैली हुई है वहां पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। तो इस प्रकार अपन वृक्षों को बचा सकते हैं। और कुछ जैसे जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे लगाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि वन संपदा का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि जो कुछ अपन को जैसे दवाइयां बनाने के लिए कुछ जड़ी बूटियां होती है जो वनों से ही अपन को प्राप्त हो सकती है, तो उनको अपन प्राकृतिक रूप से अगर उनके संरक्षण करेंगे तभी वो अपन को मिल सकती है आगे आने वाले टाइम में भविष्य के लिए। और जो सबसे ज्यादा जो वन वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, जो वायुमंडल होता है इसके जो गैसों का संतुलन बनाए रखते हैं और जलवायु को संतुलन बनाए रखते हैं, और वनों के कारण ही वर्षा जो होती है वो
ज़्यादा होती हैं। जहाँ ज़्यादा वन होते हैं वहाँ ज़्यादा वर्षा होगी, तो वन जो वर्षा को भी प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं वनों का संरक्षण मानव को करना चाहिए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। वन मानव को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते, कभी हानि नहीं पहुंचाते। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वनों का संरक्षण किस प्रकार से हो। अपने आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर, या अपनी निजी भूमि में, जो निजी भूमि होती है वहां पर भी लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सब्सिडी वगैरह देकर सरकार की कुछ ऐसी नीतियां हो जो जिस किसी के पास अधिक व्यक्तिगत जमीन हो वहां पर पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं सरकार की जो नीतियां हैं वो भी वनों के लिए जो ये लाभदायक होनी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग उन नीतियों के बारे में जानकर वन संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित हो। इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि वन संसाधन किस प्रकार मानव के लिए उपयोगी है और वन संसाधनों का संरक्षण करना मानव के लिए क्यों लाभदायक है। थैंक यू।